नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे वर्चुअल और इक्विवेलेंट एक्सेंट्रिक फॉर द मेयर एक्सपेंशन वाल्व। इससे पहले हमने मेयर एक्सपेंशन वाल्व की जो वर्किंग थी, पार्ट्स थी, वो सब जाने थे। आज हम क्या बात करेंगे कि मान लीजिए आपको वाल्व डायग्राम बनानी है इसकी, और वो भी जो र्यूलियक्स है या फिर बिलग्राम जो वाल्व डायग्राम है वो बनानी है। तो वो किस तरह से इसके इक्विवेलेंट जो है, इसी के इक्विवेलेंट आप कट ऑफ जो हमने यहाँ पर मैनेज की थी उसके लिए आप एक वाल्व डायग्राम बनाना चाहते हैं, तो वो किस तरह से बनाएंगे। इसीलिए इसको बोला गया है वर्चुअल और इक्विवेलेंट एक्सेंट्रिक फॉर द मेयर एक्सपेंशन वाल्व। यानी कि जो हमें पता है कि जो मेन वाल्व और जो हमारा एक्सपेंशन वाल्व होता है, मेन वाल्व हमारा मेन एक्सेंट्रिक से कनेक्ट होता है और जो एक्सपेंशन वाल्व होता है वो एक्सपेंशन होती है जो एक्सेंट्रिक की उससे कनेक्ट होता है, तभी यहाँ पर कट ऑफ मैनेज होता है। तो उसी के इक्विवेलेंट जो हमने यहाँ पर एक्सेंट्रिक की बात की है वो हम र्यूलियक्स वाल्व डायग्राम के अंदर बनाएंगे। तो चलिए पहले इसके पार्ट्स का ओवरव्यू ले लेते हैं। ये हमने पहले लेक्चर में से पढ़ लिया है। यहाँ पर ये पिस्टन होता है, ये पिस्टन रोड है और ये सिलेंड्रिकल वाल्व्स होती हैं। यहाँ पर ये मेन वाल्व लगा होता है, यहाँ पर ये एक्सटेंशंस होती हैं और यहाँ पर ये जो है हमारी मेन एक्सेंट्रिक से कनेक्ट होती है। और यहाँ पर ये एक्सपेंशन वाल्व होता है जो इसके बैक में यहाँ पर स्लाइड करके काम करता है, और यहाँ पर ये टू एक्सपेंशन एक्सेंट्रिक यानी कि जो मेन एक्सेंट्रिक की एक्सपेंशन है उसके साथ इसको कनेक्ट किया जाता है ताकि इसकी टाइमिंग को मैनेज किया जा सके और कट ऑफ को मैनेज किया जा सके। और ये हमारा स्पिंडल होता है और इसके ऊपर दो तरह के थ्रेड कटे होते हैं। एक तरफ तो होते हैं हमारे जो राइट हैंड थ्रेड है, इसी तरह से एक तरफ जो होते हैं वो लेफ्ट हैंड थ्रेड कटे होते हैं, जिसके थ्रू हम इन प्लेट्स को मैनेज कर सकते हैं। ये जो प्लेट्स होती हैं हमारे पास, इनको हम E1 और E2 बोलते हैं, जो हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। यही होते हैं पार्ट्स। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो ओपनिंग होती है, ये भी ध्यान रखिए, इसको हम ए से डिनोट करते हैं। ये जो ओपनिंग है ए से डिनोट करते हैं। जो एक्सपेंशन वाल्व है हमारा और जो मेन वाल्व है यहाँ पर ये हमें मिलती है। अब ये जो पोर्ट होता है इसको हम P1 बोल देते हैं, इसको हम P2 बोल देते हैं, और उसके बाद ये जो पोर्ट है इसको हम P1 डैश बोल देते हैं, इसको हम P2 डैश बोल देते हैं। तो हमें पता है अगर स्टीम को एंटर करना है तो यहाँ पर पहले तो हमें मेन वाल्व को यहाँ से मूव करना होगा। मेन वाल्व मूव करेगा तो यहाँ पे इसको ओपनिंग मिलेगी, लेकिन तभी जो है हमारी ये भी ओपनिंग हमें मिलनी चाहिए, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये भी हमें मिलना चाहिए ताकि जो स्टीम है यहाँ से एंटर कर सके। अगर मान लीजिए यहाँ से आपको ओपनिंग मिल भी जाए मेन वाल्व के ट्रैवल करने से, तो यहाँ पे अगर ये क्लोज हो तो स्टीम नहीं अंदर एंटर करेगी। तो इसलिए यहाँ पर कट ऑफ को मैनेज किया जाता है जो स्टीम की कट ऑफ होती है। चार तरह की प्रोसेसेस हमारे पास होती हैं, वो भी हमने डिस्कस की थी। एक तो एडमिशन प्रोसेस होती है जहां पर स्टीम जो है अंदर आती है। दूसरी हमारी कट ऑफ प्रोसेस होती है। कट ऑफ प्रोसेस में स्टीम को कट किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए इस तरफ ये गया, यहाँ से ओपनिंग मिली, स्टीम अंदर आई, उसको एडमिशन बोलेंगे। यहाँ से भी ओपनिंग मिलेगी और ये यहाँ पर चली जाएगी, अंदर चली जाएगी, जो पिस्टन को पुश करेगी। तो यहाँ पर मेन जो है ओपनिंग मिलती है इस तरह से। लेकिन कट ऑफ भी हमें उस स्टीम को करना पड़ता है जब ये वापस जाता है और उस स्टीम की सप्लाई को कट ऑफ कर देता है, या यहाँ से कह लीजिए मेन वाल्व जो है इसको कट ऑफ कर देता है। तो इन दोनों की टाइमिंग बनाई जाती है। तो यही जो कट ऑफ टाइमिंग है ये हमने समझी थी कि किस तरह से जो ये ड्राइवर कैबिन तक जाती है ये रोड, ये जो स्पिंडल है, और वहां से इसको मैनेज कर लिया जाता है। रनिंग कंडीशन में भी हो इंजन तब भी इसको मैनेज कर लिया जाता है। तो अब ये हम समझ गए हैं ये पूरा जो प्रोसेस है। यहाँ पर जो पिस्टन रोड होती हैं ये हमारी किससे कनेक्ट होती है? क्रैंक से कनेक्ट होती है। जो क्रैंक होती है, क्रैंक हमारी क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट होती है आगे। तो इसी तरह से जो मेन क्रैंक शाफ्ट है हमारी, उससे जब ये कनेक्ट होती हैं तो वहां पर एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है मेन एक्सेंट्रिक का, और उसके बाद ये एक्सपेंशन एक्सेंट्रिक का, यानी कि एक्सेंट्रिक की ही एक एक्सपेंशन एक आर्म ली जाती है, उसके साथ इसको जोड़ा जाता है, और ये पूरा प्रोसेस इस तरह से लिया जाता है। अब इसी के लिए अब हमें बनाना है जो कि वाल्व डायग्राम है। अब हम यहाँ पर पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं। अब देखिए, कभी भी मान लीजिए कोई एक पिस्टन आप ले लीजिए, इसको एक हल्के से एक ओवरव्यू से हम समझते हैं। एक पिस्टन आपने ले लिया, यहाँ पर एक पिस्टन रोड आपने ले ली, और ये जो है एक क्रैंक से कनेक्टेड है, और ये क्रैंक शाफ्ट है। तो ये पिस्टन है, ये पिस्टन रोड है, ये क्या है? ये क्रैंक है, और ये क्या है? क्रैंक शाफ्ट है। अब जब ये पिस्टन मूव करेगा, इस तरह से सिलेंड्रिकल वाल ले लीजिए, ये सिलेंडर ले लीजिए।
अब जब ये पिस्टन मूव करेगा तो ये क्रैंक रोटेट करेगी और जिससे कि क्रैंक शाफ्ट भी रोटेट करेगी, यही होगा। अब हम क्या लेते हैं, मान लीजिए इसको अगर हम ऐसे बनाएं कि 180 डिग्री की जब रोटेशन लेती है क्रैंक, तो ये जो इनर डेड सेंटर से पिस्टन जो है आउटर डेड सेंटर पे आ जाता है, यानी कि यहां से यहां आ जाता है। जब 180 डिग्री रोटेशन ली, फिर से 180 डिग्री रोटेशन इसने ली, तो ये जो है यहां पर चला जाता है, आउटर डेड सेंटर से इनर डेड सेंटर पे चला जाता है, यानी कि पिस्टन इस तरह से यहाँ पे रेसिप्रोकेट करता है। इसी के लिए जो अंदर हम स्टीम भेज रहे हैं उसकी टाइमिंग को हमें मैनेज करना होता है। तो वही जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से हम उसको मैनेज करेंगे कि अर्ली हम कट ऑफ ले सकें, पहले हम स्टीम का कट ऑफ ले सकें। पहले लेक्चर जो हमने पढ़े हैं वो पढ़ने आपके बहुत ही जरूरी हैं अगर ये लेक्चर आपको समझना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं दो परपेंडिकुलर एक्सिस और यहाँ पर हम मान लेते हैं क्रैंक की पोजीशन। तो यहाँ पर सेंटर O मान लेते हैं और ये C मान लेते हैं कि ये क्रैंक की पोजीशन है स्टार्टिंग के अंदर, जब पिस्टन जो है इनर डेड सेंटर पर है। तो ये क्रैंक की पोजीशन हो गई। अब हमारे पास यहाँ पर कितने वाल्व हैं, एक तो मेन वाल्व है, एक एक्सपेंशन वाल्व है, यही है। अगर हम देखें कि मेन वाल्व और एक्सपेंशन वाल्व जो हमने जैसा कि फिगर के अंदर देखा था, तो दो वाल्व होते हैं। अब जो मेन वाल्व जो है हमारा किससे कनेक्ट होता है, फिगर अगर हमने ध्यान से समझी है, ये मेन एक्सेंट्रिक से कनेक्ट होता है। ये जो एक्सेंट्रिक की एक्सपेंड जो हमारी एक्सपेंडेशन हमने बनाई होती है, तो एक्सपेंशन एक्सेंट्रिक से कनेक्ट होता है, ये मेन से, और ये उसकी एक्सपेंशन से कनेक्ट होता है जो एक्सेंट्रिक की एक्सपेंशन होती है। अब ये दोनों वाल्व काम करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक क्रैंक की पोजीशन ली। अब इस क्रैंक की पोजीशन के लिए जब ये इनर डेड सेंटर पे है, तो मेन जो वाल्व है उसकी जो एक्सेंट्रिक की पोजीशन होगी, क्योंकि मेन वाल्व हमारा एक्सेंट्रिक से कनेक्टेड है एक्सेंट्रिक रोड के साथ। अब जो एक्सेंट्रिक की पोजीशन होगी वो हम ले लेते हैं ये, तो ये मेन एक्सेंट्रिक की जो है पोजीशन हम ले लेते हैं कि वो यहाँ पर होगी मेन वाल्व के लिए। इसी तरह से एक्सपेंशन वाल्व के लिए भी हमें एक्सेंट्रिक की पोजीशन लेनी पड़ेगी जो कि एक्सपेंशन एक्सेंट्रिक से कनेक्टेड है मेन एक्सेंट्रिक की, तो इसको हम ले लेते हैं यहाँ पर। अब ये हमने जो एंगल लिया है, अब यहाँ पर ये जो एंगल है ये एडवांस एंगल है, इसको हम मान लेते हैं कि ये अल्फा एंगल है, किसके लिए, मेन एक्सेंट्रिक के लिए। और ये जो एंगल है यहाँ तक का, ये जो है हम मान लेते हैं कि ये बीटा एंगल है, ये किसके लिए है, एक्सपेंशन एक्सेंट्रिक के लिए, जिससे एक्सपेंशन वालों कनेक्टेड है। तो ये हमने 90 डिग्री क्यों लिया, क्योंकि कई बार हमारे पास रिवर्सिबल टाइप के इंजन है, मान लीजिए कि जो रिवर्स डायरेक्शन में भी घूम सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्रैंक अभी तो इस डायरेक्शन में घूम रही है, अगर हम उसको रिवर्स भी कर दें तो हमें जो है यहीं पर कटआउट मिले, इसलिए बीटा हमने 90 डिग्री लिया है कि 90 डिग्री पर ही कटआउट मिले, एक सिंपल सा हमने 90 डिग्री एंगल ले लिया। तो ये हो गया, ये हमने तीनों पोजीशन देख ली। ये किसकी पोजीशन है, ये क्रैंक की पोजीशन है। ये किसकी पोजीशन है, ये मेन एक्सेंट्रिक की पोजीशन है। ये किसकी पोजीशन है, ये जो एक्सपेंशन एक्सेंट्रिक है उसकी पोजीशन है। इससे मेन एक्सेंट्रिक से मेन वाल्व कनेक्ट है, इससे हमारा एक्सपेंशन वाल्व कनेक्टेड है। और ये जो क्रैंक है ये तो हमें पता ही है, पिस्टन जो है इससे कनेक्टेड है पिस्टन रोड के थ्रू। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इस क्रैंक की पोजीशन को थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा सा इसको रोटेट करते हैं। मान लीजिए कि ये जो है हमारी थीटा एंगल ले लेती है जो कि ये क्रैंक है, तो यहाँ पर इसने ये थीटा एंगल ले लिया, ये क्या है O, और ये हमारा C डैश हम ले लेते हैं कि इसने थीटा एंगल यहाँ पर ले लिया। अब जब ये क्रैंक मूव करेगी तो ये मेन एक्सेंट्रिक भी मूव करेगी, क्योंकि ये क्रैंक मेन क्रैंक शाफ्ट से ही जुड़ी हुई है, मेन एक्सेंट्रिक और जो एक्सपेंशन एक्सेंट्रिक है, तो ये भी मूव करेंगी। तो इनकी पोजीशन हम ले लेते हैं कि जो ये मेन एक्सेंट्रिक है ये यहाँ पर पहुंच जाती है, इसको हम M डैश बोल देते हैं, और जो एक्सपेंशन एक्सेंट्रिक है वो यहाँ पर पहुंच जाती है, और इसको हम बोल देते हैं कि ये हमारी E डैश है, क्योंकि ये एक्सपेंशन है तो इसको हम E बोल रहे हैं, ये मेन है तो M, ये क्रैंक है तो C। तो यहाँ पर ये अब इनकी डिफरेंट पोजीशंस आ गई, यानी कि जब क्रैंक ये जो OC था जब इसने मूव किया तो ये यहाँ पर आ गई, जिससे कि मेन एक्सेंट्रिक यहाँ और एक्सपेंशन एक्सेंट्रिक यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर अगर हमें ये क्या है, हमारी ये लाइन ऑफ स्ट्रोक है, ये जो है लाइन ऑफ स्ट्रोक है, लाइन ऑफ स्ट्रोक। अगर हम जो वाल्व है उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं तो हम इनकी प्रोजेक्शन को यहाँ पर गिरा लेंगे, तो हमें जो है मेन वाल्व का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा सेंटर से। इसी तरह से एक्सपेंशन जो एक्सेंट्रिक है इसकी प्रोजेक्शन को यहाँ पर गिरा लेंगे, तो हमें एक्सपेंशन वाल्व का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा इस सेंटर से।
तो यहाँ पर हम प्रोजेक्शन गिरा लेते हैं, यहाँ पर भी प्रोजेक्शन गिरा लेते हैं। तो यहाँ पर हम इनको पॉइंट नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे दीजिए, मान लीजिए इसको P नाम दे दें और इसको Q नाम दे दें। तो यहाँ से जो OP है ये डिस्प्लेसमेंट है मेन वालों का, OP, क्योंकि ये हमने मेन एक्सेंट्रिक की जो है प्रोजेक्शन ली है। और जो OQ है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है एक्सपेंशन वालों का, क्योंकि हमने ये एक्सपेंशन एक्सेंट्रिक की प्रोजेक्शन ली है। और अगर हम PQ की बात करें, सिर्फ PQ की, ये हमारा कितना डिस्प्लेसमेंट है जो आपस में रिलेटिव है इनका, मेन वालों से जो एक्सपेंशन वालों का है, क्योंकि मेन वालों की बैक पर ही जो है एक्सपेंशन वालों स्लाइड कर रहा है, तो इनका ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है। तो ये हम समझे कि OP तो है पूरा जो मेन वालों का डिस्प्लेसमेंट है, OQ एक्सपेंशन वालों का डिस्प्लेसमेंट है, PQ जो मेन वालों का जो है और एक्सपेंशन वालों का जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है PQ। अब यही जो PQ है इसको हम ये जो इक्विवेलेंट हम और कहीं भी ले सकते हैं। वो कैसे? अगर हम M डैश और E डैश को यहां से इस तरह से मिला दें और इसी तरह से हम यहां से O से इसके बिल्कुल पैरेलल एक लाइन ले लें, जैसे हमने इतनी यहां ली इतनी ही यहां ले लें और यहां पर इसकी प्रोजेक्शन यहां पर गिरा दें, तो यहां पर हमें एक पॉइंट मिलता है, मान लेते हैं R हमें यहां पर मिल जाता है। अब ये जो OR है ये बिल्कुल बराबर होगा PQ के, OR जो है PQ के बराबर होगा बिल्कुल। ये जो डिस्प्लेसमेंट है रिलेटिव जो मेन वालों का और एक्सपेंशन वालों का है, यहाँ पर OR आपने इसी के इक्विवेलेंट बना लिया। अब मान लीजिए आप इसको O और इसको V बोल दीजिए। अब जो ये OV हमने बनाई है यही हमारी इक्विवेलेंट एक्सेंट्रिक है और इसी के थ्रू हम जो है एक जो रिल्योक्स जो वाल्व डायग्राम है उसको बना सकते हैं और इसी को हम यहाँ पर भी दर्शा सकते हैं। अब क्योंकि ये इक्विवेलेंट आ गई, इसके इक्विवेलेंट जो हमने लिया, ये जो डिस्प्लेसमेंट था रिलेटिव यहाँ पर हमने शो किया और यहाँ पर इक्विवेलेंट जो हमने दिखाई है, तो यहाँ पर भी हम इसको दिखा सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर हम इसको OV की फॉर्म में दिखा सकते हैं या इसको आप जो है OV जो है आपने यहाँ पर दिखा दी, ऐसा कह लीजिए कि ये इक्विवेलेंट एक्सेंट्रिक है। ये मेन क्रैंक थी, ये मेन थी जो हमारा मेन एक्सेंट्रिक थी, ये एक्सपेंशन एक्सेंट्रिक थी। अब ये क्या आ गई? इक्विवेलेंट एक्सेंट्रिक आ गई। अब ये जो इक्विवेलेंट एक्सेंट्रिक मतलब कि नियरली इक्वल जो है मेयर एक्सपेंशन वालों के लिए हमने निकाली है कि जो कट ऑफ है वो हम वाल्व डायग्राम के ऊपर बना सकें। तो चलिए अब वाल्व डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। तो रिल्योक्स वाल्व डायग्राम को हम बनाएंगे यहाँ पर। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक डायमीटर का सर्कल बनाएंगे AB जो 2OV के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, ये जो है हमारा AB है और यहाँ पर AB जो है हमारा वो किसके बराबर है? 2OV के बराबर। ये हमने यहाँ पर पहले लाइन बना लेनी है। OV क्या है हमारी, जो कि एक तरफ की अगर हम बात करें वो है हमारी इक्विवेलेंट एक्सेंट्रिक। 2OV यानी कि ये हमने डायमीटर की बात की है, तो हमने AB जो है डायमीटर ले लिया जो 2OV यानी कि 2 इंटू रेडियस आप कह सकते हैं, ये इसके बराबर हमने ले ली। अब यहाँ पर जो है हम GH जैसे कि हमने वाल्व डायग्राम में पहले भी देखा था, यहाँ से एंगल ऑफ एडवांस हम लेंगे अल्फा। एक नॉर्मल सी डायग्राम पहले बना रहे हैं। अल्फा एंगल पे हम एक G और H ये डायमीटर ले लेते हैं। अब इससे जो स्टीम लैप यानी कि S दूर जो है हम एक लाइन लगा लेते हैं और इसी तरह दूसरी तरफ E दूर एग्जॉस्ट लैप दूर एक लाइन लगा लेते हैं। ये पैरेलल लाइन, ये पहले हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर ये जो है ये C1 है, ये C2 है, यहाँ पे ये C3 होगा और ये C4 होगा। अगर हम इस सेंटर को O को इस C2 से मिला देते हैं तो ये हमारी कट ऑफ की पोजीशन आ जाती है। OC2 ये क्रैंक की पोजीशन है कट ऑफ के लिए कि यहाँ पर कट ऑफ होगा। तो ये तो हमने एक सिंपल सा रिल्योक्स डायग्राम बनाया। अब अगर हम जो है वर्चुअल या फिर जो हमने इक्विवेलेंट एक्सेंट्रिक के लिए बनाना है यही डायग्राम, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने के लिए पहले तो इसी तरह से हम एक सर्कल लगा लेंगे और बीच में एक लाइन लगा लेंगे जो AB है और 2OV के बराबर है। अब यहाँ पर हम ये जो है डायमीटर लगाएंगे GH जो डायमीटर है, इसको आप G डैश H डैश लिख लीजिए। अब यहाँ पे G डैश लिख लीजिए, इसको H डैश लिख लीजिए। अब यहाँ पर ये सेंटर जो है O है। अब ये हमने कितने पे लगाया है? ये हमने लगाया है यहाँ से गामा एंगल पर लगाया है। और ये जो गामा एंगल था ये कौन सा था? ये गामा एंगल था जब हमने जो पहली फिगर हमने देखी थी
उसके अंदर जो है जब हमने OV को बनाया था, अब देखिए OC यहाँ थी, ध्यान दीजिएगा OC यहाँ थी, जो OM था वो यहाँ था और OE था वो यहाँ था। अब जब OV हमने बनाई थी वो यहाँ पर आई थी, यहाँ पे ये एंगल अल्फा था, यहाँ पर ये एंगल बीटा था। लेकिन अगर हम यहाँ से OV तक का एंगल देखें, यहाँ से यहाँ तक का, ये गामा था। OV क्या था? जो इक्विवेलेंट एक्सेंट्रिक थी हमारी। तो OV जो है वही हमने ये मापा है एंगल गामा, और किस डायरेक्शन में मापा है? उल्टी डायरेक्शन में, जो कि क्रैंक रोटेशन कर रही है उसके बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में ये गामा मापा। और ये G डैश H डैश हमने लाइन लगा दी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जैसे यहाँ पर भी हमने अल्फा एंगल बनाया था, ये हमने क्रैंक की रोटेशन के बिल्कुल ऑपोजिट उस डायरेक्शन में मापा और ये लाइन लगाई थी। इसी तरह से ये भी हमने गामा मापा और ये लाइन लगा दे। तो इस तरह से हमने ये लाइन लगा देनी है। उसके बाद जो एक्सपेंशन वाल्व का जो हमारा ए हमने देखी थी कि जो ए ओपनिंग हमें मिल रही थी, तो ए ओपनिंग के दूर हमें एक लाइन लगा लेनी है इस तरह से। और यहाँ पर जब हम इसको इससे मिलाएंगे तो यहाँ पर हमें कट ऑफ की पोजीशन मिल जाती है। अब यहाँ पर देखिए ये कौन कौन सी पोजीशन है, ये हमारी C1 है और ये हमारी C2 है, यानी कि ये कट ऑफ की पोजीशन है, या फिर C1 डैश या C2 डैश बोल लीजिए। सिर्फ हमने कट ऑफ की पोजीशन के लिए बनाया है, दूसरी तरफ नहीं बनाया। तो इस तरह से जो र्यूलेक्स जो डायग्राम है, वाल्व डायग्राम है, उसको आप यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं, आसानी से ड्रा कर सकते हैं। अब ये जो डिस्टेंस होगा ये ध्यान रखना है, ये कितना डिस्टेंस है? ये A डिस्टेंस है। जो एक्सपेंशन वाल्व की ओपनिंग हमने मियर एक्सपेंशन वाल्व के अंदर देखी थी कि वो A होती है, तो ये हमें इतना मापना है और यहाँ पर एक लाइन लगा देनी है। और यहाँ पर जब O से आप इसको मिलाएंगे तो आपको कट ऑफ की पोजीशन मिल जाएगी वाल्व डायग्राम के ऊपर। तो ये जो है हमारी जो ये वाल्व डायग्राम है, ये वर्चुअल एक्सेंट्रिक OV के लिए हमने बनाई है। ये जो A है इसको आप स्टीम लैब बोलेंगे एक्सपेंशन वाल्व के लिए, क्योंकि इसी से हमें ओपनिंग मिलती है। और अगर इसको आप जो है कट ऑफ को कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो इसको आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, जैसे कि हमने मियर एक्सपेंशन वाल्व के अंदर देखा था कि ड्राइवर उसको अकॉर्डिंग टू कंडीशन कम या ज्यादा कर सकता है, कट ऑफ को जल्दी लेने के लिए या लेट करने के लिए। तो इस तरह से जो है ये वाल्व डायग्राम जो है एक्सेंट्रिक कह लीजिए, जो हमारी इक्विवेलेंट एक्सेंट्रिक कह लीजिए या वर्चुअल एक्सेंट्रिक कह लीजिए, इस तरह से वाल्व डायग्राम हम बना सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।